गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका जो चैप्टर है हिस्ट्री का संविधान निर्माण वाला उसको आगे करेंगे। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि बहुत सारे जो संविधान निर्माता थे इस बात के ऊपर अड़े थे। कुछ चाहते थे कि पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए, कुछ का मानना था कि पृथक निर्वाचन से भारत को या अपने देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचन की मांग के समर्थन में नहीं थे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचन आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ जाता है। इसकी बजाय मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। यानी कि पृथक निर्वाचिकाओं के लेकर सभी एक मत नहीं थे। बहुत ज़्यादा ये कहें कि 1949 तक आकर ज़्यादातर संविधान निर्माताओं, यहाँ तक कि मुस्लिम कैंडिडेट भी इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका की बजाय उनको एक साथ रखा जाए, बल्कि मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, अगला आपका 3.2 जो है टॉपिक है वो क्या है? केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं था। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारक N.G. रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उनकी सीमाओं को भी चिन्हित किया। उन्हें कहा भी, जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार अधिकार आ जाए। मैं आपको ऐसे बताती हूँ। इसमें देखो क्या है कि जो समाजवादी विचारक थे N.G. रंगा का मतलब उनका मानना था कि अल्पसंख्यक से हमारी व्याख्या ऐसे लोगों से नहीं करनी, किसी जाति विशेष से नहीं करनी चाहिए, किसी धर्म विशेष से नहीं करनी चाहिए, बोले अल्पसंख्यक हम उन लोगों को मानना चाहिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हैं, जो सामाजिक स्तर पर जिनको साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार के लोगों को हमें आर्थिक रूप से और सामाजिक स्तर पर ऊंचा उठाने की जरूरत है, न कि उनके लिए हमें अलग से निर्वाचिका बनाने की जरूरत है। ठीक है, रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच मौजूद विशाल खाई की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, और उन्होंने पूछा कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अपने देश की आम जनता का। इसके बावजूद हमें ज़्यादा से लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है। हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनकी ट्रस्टी हैं, उनकी हिमायती हैं, और उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक हमें प्रयास भी करना चाहिए। इसी तरह से रंगा जी ने आदिवासियों के बारे में भी कहा कि आदिवासी लोगों का भी हमारे से कुछ उम्मीदें हैं, यानी कि वो लोग भी चाहते हैं कि संविधान बने और देश आज़ाद हो, तो उनको भी अपने अधिकार मिले, या उनको भी एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये भी उम्मीद है, यानी कि रंगा ने आदिवासी को भी ऐसे ही समूह से गिनाया था। इस समूह के प्रतिनिधि में जयपाल सिंह जैसे ज़बरदस्त वक्ता भी शामिल थे। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जयपाल सिंह ने कहा था, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता हूँगा, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना भी चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ व्यवहार नहीं किया गया है, तो वह मेरा समूह है, यानी कि आदिवासियों का समूह है। पिछले 6,000 साल से अपमानित किया जा रहा है, अपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषित और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच में जब तब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूँ कि अब तक एक नया अध्याय रचे जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहाँ सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहाँ किसी भी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी कि ये सब थे जयपाल सिंह के, जो कि खुद एक आदिवासी नेता था, जिसने बार बार संविधान सभा को
ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। उसने बताया कि उनका जो समूह है यानी कि आदिवासी है, उनको हमेशा हीन भावना से देखा जा सकता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, और बाहरी आक्रमणकारी भी आते हैं तो वो भी उनके साथ छीना झपटी करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो हमारे देश की सरकार बनेगी, जो संविधान बनेगा, उसमें आदिवासियों के हितों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने और के लिए परिस्थितियाँ रचने की आवश्यकता पर सुंदर वक्तव्य भी दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी कवरेज संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया जहाँ से रहते थे। उन्हें उनके जंगलों चारागाहों से वंचित कर दिया गया। उन्हें घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया है। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज से उन्हें हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है। जयपाल के आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले को ख़त्म करने के लिए बड़ा जज्बाती बयान भी दिया। ठीक है, उन्होंने बार बार कोशिश की कि आदिवासियों को, यानी कि हमारा जो संविधान बन रहा है उसमें किसी न किसी तरह से आदिवासियों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अगला हमारा 3.3 टॉपिक बेटा है, हमें हजारों साल तक दबाया गया। ये किसका था? यह आदिवासियों का था या दमित जातियों का था। संविधान दमित जातियों के अधिकारों को किस तरह से परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। देखो, हमने इसमें 3 के बारे में पढ़ा। हमने इसमें पढ़ा रंगाजी, जिसने क्या किया था, उसने कहा था किसी धर्म किसी जाति के आधार पर हम किसी पिछड़े वर्ग या अलग निर्वाचक जो पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं तो ये बहुत गलत है। हमें आर्थिक स्तर पर लोगों की पहचान करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या फिर जो दबे कुचले हैं या पीड़ित किए जाने वाले जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। इसी तरह से जयपाल सिंह जो एक खुद आदिवासी थे, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। और हमारा अगला जो है इसमें ये क्या है, ये भीमराव अम्बेडकर जी के बारे, जो खुद एक महाल जाति से संबंध रखते थे, जो दक्षिण भारत में ये कहें कि हमारे यहाँ पे जिनको अछूत जाति समझाता है उत्तरी भारत में हरिजन वगैरह, उसी तरह से ये भी एक महाल जाति से संबंध रखते थे, जो अक्सर उन्होंने खुद उस जिल्लत को सहा था। तो इन्होंने कहा था कि समाज में अब तक हमें मिला ही क्या है, ज़्यादातर हमें क्या मिला गया, सिर्फ हमारा शोषण हुआ है। महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा करने से यह समुदाय स्थायी रूप से समाज से कट जाएगा। देखो, ये क्या था कि अगर हम बात करें इसकी, अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग भी रखी थी और अंग्रेजों ने इस बात को मान भी लिया था। और गांधी जी इस बात से नाराज होकर अमरण अनशन पर बैठ गए थे। गांधी जी को मनाने के लिए अम्बेडकर जी मान गए थे और उनके बीच में एक समझौता हुआ था जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में इस बात को लेकर हुआ था कि अगर संविधान बनता है तो संविधान के अंदर इस दमित जातियों को एक विशेष सुरक्षा दी जाएगी, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें अस्पृश्यता से अछूत की समस्या से उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसलिए सामाजिक कायदे और कानून नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है। समाज की उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक, यानी कि अम्बेडकर जी का कहना था कि आज तक जो दमित जातियाँ हैं, जो दमित जातियाँ हैं, उनके कुछ सदस्य या उनके लोगों को अछूत समझा जाता है, उनको संरक्षण और बचाव नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनको अपंगता के पीछे जाति विभाजित के समाज सामाजिक कायदे का और कानून के नैतिक मूल्यों को मान्यता का हाथ है। समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मद्रास के एक सदस्य जे नागपप्पा ने कहा था कि हम सदा कष्ट उठाते रहे, पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात को कैसे मनवाना चाहिए। नागपप्पा ने कहा था कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी उनका हिस्सा 20 से 25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उसका कारण उनकी अल्पसंख्यक महत्वहीनता नहीं है, उनके पास न तो शिक्षा तक पहुंच थी और न ही शासन में हिस्सेदारी। सवर्ण बहुमत वाली संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री के जे खंडलवाल ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाया गया है,
दबाया गया है, इस हद तक दबाया गया है कि हमारे दिमाग, हमारे देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, न कि हम आगे बढ़ने के लायक रहे हैं और यही हमारी सबसे बुरी स्थिति है। इसके बाद देखो अम्बेडकर ने भी इस बात के ऊपर बार बार आवाज़ उठाई और इसी तरह से नागपप्पा हो या फिर कोई दूसरे जो दलित संघ के नेता हो या फिर भीमराव अम्बेडकर हो, इन सब का एक ही मानना था कि इस पिछड़ी हुई जातियों को क्या करना चाहिए, अस्पृश्य जातियों के लिए कानून बनाना चाहिए, उन्हें मंदिरों में प्रवेश किया जाने से दूसरी सामाजिक जातियों के साथ उनके मेल मिलाप को बढ़ावा देना चाहिए और उनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार देना चाहिए, यहाँ तक कि शिक्षा और रोजगार में उनके लिए विशेष प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो हमारे संविधान में की हुई है। अगला है राज्य की शक्ति। देखो संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो अधिकार है उसको किस प्रकार से बांटा जाए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उन्हें जवाहरलाल नेहरू भी थे, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो खुद भी चाहते थे कि केंद्र सरकार को ज़्यादा मजबूत बनना चाहिए। कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने ये भी बात उठाई थी कि जब तक हम राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार नहीं देंगे, उनके पास पावर नहीं होगी, तो वो किसी भी तरह से अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब जबकि विभाजन एक एकीकृत बन चुका था, एक दुर्लभ केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक भी हो सकती थी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरकारों के बीच सुने स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होता। इसलिए इस बात को देखते हुए जो लग रहा था कि देश विभाजन हो जाएगा और उसके बाद में अगर केंद्र सरकार को फिर से पावरफुल नहीं बनाया गया, अच्छे से पावरफुल नहीं बनाया गया, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम फिर से गुलाम हो जाएं, फिर कोई दूसरी महाशक्ति हमारे ऊपर आकर राज करे। इसलिए ज़रूरी यह हो गया था कि केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। इस प्रकार किसे 3 सूचियाँ रखी गई थी बेटा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपको शायद स्विक्स में 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। केंद्र सूची में आज 100 से अधिक विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में शायद 46 हैं और जो समवर्ती सूची है इसमें 64 विषय अब रख दिए गए हैं। केंद्र सूची में विदेशी मामले, बैंकिंग और यहाँ तक कि अपने स्टेटों के बीच में, ठीक है, तो इसमें राज्य केंद्र से वो ज़्यादा पावरफुल रखा गया है। उसके बाद में जितने भी वित्तीय संबंधी मामले हैं, विदेशी मामले हैं, युद्ध से संबंधित मामले हैं या फिर बैंकिंग से संबंधित मामले हैं, ये सारे केंद्र सरकार को दिए गए हैं। राज्य सूची में अपने राज्य के लिए ही विशेष अधिकार दिए गए हैं। उसमें केंद्र अगर किसी बात को लेकर अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सूची के कानून के ऊपर भी, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची एक ऐसा विषय रखा गया था जिसमें जैसे शिक्षा है, विवाह है, कृषि है। इस प्रकार में इसमें क्या रखा गया था बेटा कि इसमें दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन किसी बात को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है तो उस टाइम में राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल मानी जाएगी। आगे समझ में आपको? तो इस प्रकार से 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई थी। इसी में क्या था, केंद्र सरकार के अधीन होंगे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। तीसरी सूची के विषय जो होंगे वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होंगे, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज़्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की अपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थों, प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने के अधिकार भी दिया गया। संविधान में राजकोषीय संघवाद की भी एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क, कंपनी से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई। अन्य मामले जैसे आय कर, आबकारी शुल्क में होने वाले आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई। अन्य मामलों में होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से राज्यों को सौंप दी गई। राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण के लिए वे जमीन और संपत्ति कर, बिक्री तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल सकते हैं। तो इस तरह के हमने आपको 4 पॉइंट तक आपको कराया। अगला चैप्टर तक आप इसमें, अगला वीडियो तक आप इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कीजिए। चैप्टर को ध्यान से बुक में पढ़िए, ठीक है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन मैं PDF भेज दूँगी, शॉर्ट क्वेश्चन आपको खुद को करने होंगे। ओके।